हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का पहला पार्ट क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं? क्षेत्र अध्ययन से आप लोग क्या समझते हो? तो किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप में जाके निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटक की जानकारी प्राप्त करना ही क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। अब प्रत्यक्ष रूप से मतलब आपको वहाँ पे खुद जाना है, ठीक है? आपको वहाँ पे खुद जाना है, ऐसा नहीं कि आपने गूगल किया, यूट्यूब किया और जान लिया। क्षेत्र अध्ययन में क्या होता है, किसी भी इंसान को अगर उस प्रदेश के बारे में, उस जगह के बारे में जानना हो तो उसको खुद जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में जाना पड़ता है, अकेले या फिर टीम में। और वहाँ के तब जाके जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक घटकों के बारे में जान सकते हैं। भौगोलिक घटक मतलब कि वो समतल प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है कि रेगिस्तानी प्रदेश है, ये होता है भौगोलिक घटक, ठीक। तो इसे बोलते हैं क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्षेत्र अध्ययन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह के भौगोलिक संकल्पना, घटक, प्रक्रियाओं का जो है हम लोग प्रत्यक्ष रूप में हम लोग को अनुभव प्राप्त हो सकता है। भौगोलिक क्षेत्र अध्ययन की सहायता से क्या होता है, हम मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी जगह पे गए हैं जहाँ पे जंगल ज़्यादा है, जंगल में इंसान रह रहे हैं, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे हरियाली चारों तरफ है और वहाँ पे पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं। वहाँ के लोगों ने उन पेड़ों को काटा नहीं है अपने निजी स्वार्थ के लिए, यानी कि वहाँ के लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं। क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप लोग क्षेत्र अध्ययन करते हो किसी भी जगह का, तो आप लोग उस क्षेत्र का जो है सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, ऐतिहासिक, सामाजिक मीन्स कि वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है, आर्थिक मीन्स कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, अमीर गरीब कैसे मतलब लोग कैसे रह रहे हैं। ऐतिहासिक मतलब कि उस जगह का कोई पुराना इतिहास रहा है क्या, जैसे हम लोग का रायगढ़ हो गया महाराष्ट्र का, उसका पुराना इतिहास रहा है। गोलकुंडा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया यानी कि पटना, ये सब जगहों का। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन के द्वारा क्या होता है, क्षेत्र अध्ययन के द्वारा क्या होता है, भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बनता है। अगर आप क्षेत्र अध्ययन करोगे तो आप लोग को भूगोल में उतना से उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। आप सिर्फ ना भूगोल को किताब में पढ़ोगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आता है, ये मैं क्षेत्र अध्ययन पढ़ाऊँगा आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पर खुद घूमने जाओ, जैसे हमारे आसपास का जो नियर के एरिया है वसई फोर्ट, अगर आप उस जगह के अध्ययन के लिए जाते हो तो आपका जो है ना भूगोल के लिए आपका जो प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, ठीक। और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और हम लोग भूगोल के क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और क्षेत्र अध्ययन क्या है ना, ये भूगोल का बहुत ही ज़्यादा ना भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। इसके आधार पे जो है बहुत सारी बातें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। क्षेत्र अध्ययन का विवरण, ठीक। क्षेत्र अध्ययन का विवरण का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए आपको किन किन बातों का आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक। आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है क्षेत्र अध्ययन के समय पे। अपनी तथा दूसरों की ध्यान रखना, निकलने का समय, ठीक है। सबसे पहले क्या है, निकलने का समय। अगर मान लीजिए हम लोग टीम में जा रहे हैं, अगर आप लोग अपने स्कूल की तरफ से जा रहे हो, शिक्षक लोग लेके जा रहे हैं, ये समय लेके जाने वाला हूँ, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक निकलने का समय निर्धारित करेंगे, एक ऐसा समय जो फिक्स रहेगा कि हाँ सुबह के 7 बजे सबको रेडी होकर पहुँचना है, हम लोग सुबह 7 बजे से हमारी बस निकलेगी, ठीक। दूसरा, उपयोग में लाए जाने वाले वाहन और मार्ग, हम लोग कौन से वाहन से जाने वाले हैं, बस से जाने वाले हैं, प्राइवेट व्हीकल्स मतलब हम लोग कार से जाने वाले हैं, मतलब किस चीज़ से हम लोग जा रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ से बस से जाएंगे स्टेशन में, फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। फिर मार्ग, हम लोग किस मार्ग का चयन करने वाले हैं, ठीक। हम लोग रोड मार्ग से जाने वाले हैं, रेल मार्ग से जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। उपयोग में लाए जाने वाले साधन कौन कौन से हैं, मार्ग में आने वाले सभी दृश्यों की जानकारी, जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे भू आकृतियाँ हो गई, जलाशय दिखेंगे यानी कि नदी तालाब, ये सब, वनस्पतियाँ दिखेंगी, अलग अलग प्रकार के मृदा दिखेंगे यानी कि मिट्टियों का प्रकार दिखेगा, बस्तियाँ दिखेंगी, लोग दिखेंगे, ठीक। मार्ग में भोजन और अन्य कारणों के लिए रुकना, कभी कभी क्या होगा, हम लोग
मान लो हम लोग बस से जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक जगह पर हम लोग 2 से 3 घंटे ट्रेवलिंग से लोग थक जाएंगे, तो हम लोग किसी एक जगह पे बस को रोकेंगे और वहाँ पे भोजन करेंगे, या फिर किसी न किसी अलग कारण से किसी का बीमार हो गया कोई, या फिर हमें किसी, या फिर हम लोग एक साथ, जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे नल दूर से सोलापुर तक का क्षेत्र अध्ययन करना है, तो पहले मैं नल दूर के लिए जब निकलूँगा तो मैं बीच में 3-4 जगहों पर रुकूँगा ना, तो ऐसा अन्य जगहों पर रुकना, अलग अलग जगहों पर रुकना, कोई क्षेत्र अध्ययन के लिए कोई अच्छा जगह दिख गया तो वहाँ पर रुक जाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्षेत्र पर पहुंचकर संपूर्ण निरीक्षण, जैसे मान लीजिए जो क्षेत्र हमने चुना है, ठीक है, वहाँ पे पहुँच कर उसका अच्छे से निरीक्षण करना, वो जो जगह है वहाँ दूर दूर तक जाना, उसके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भू आकृति से लेकर जलाशय तक, प्राकृतिक वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वापस लौटते समय सभी दृश्यों का अवलोकन, वापस लौटते समय क्या करना, जितने भी हो सकता है अगर आपके पास कैमरा वैमरा है तो आप लोग क्या करना, उसको फ़ोटो खींच के रख लेना, जितने भी दृश्य हैं सबका अच्छे से निरीक्षण करना और उसको साथ में लेकर आना। क्षेत्र अध्ययन के लिए कौन कौन से साधन जो है महत्वपूर्ण हैं, ये क्षेत्र अध्ययन के लिए आप लोगों को क्या क्या सामग्री साथ में लेकर जाना है। तो जानकारी के अभिलेखन के लिए अभिलेख कॉपी, यानी कि कोई किताब, कोई कापी किताब आपको लेके जाना है जिसमें आप लोग जानकारियाँ नोट करोगे, जो चीज़ें आप देखोगे आप लोग उसमें लिखोगे। कलम लेके जाना है जिस कलम से आप लिख सको, पेंसिल, मापन पट्टी, कैमरा और दूरबीन, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। स्थान की दिशा निश्चित करने के लिए दिशा सूचक यंत्र और गहन अध्ययन के लिए मानचित्र। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो, जिस जगह के बारे में आप लोग अनभिज्ञ हो, आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए डायग्राम में सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं, ये चित्र है इसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, बोतल बैग से लेकर कैमरा कैप सब चीज़ें हैं, दिशा सूचक यंत्र है, मानचित्र है। तो वह क्या करना, हमको दिशा सूचक यंत्र लेके जाना है ताकि हम दिशा ना भटक जाएँ। और गहन अध्ययन के लिए उस जगह के बारे में हम क्या करना है, मानचित्र लेके जाना है। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य अनुसार क्या करना है, जानकारी संकलन करने के लिए नमूना प्रश्नावली। हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हमको वहाँ के लोगों से कौन कौन से प्रश्न करने हैं, उसके लिए हम क्या क्या करना है, हमको सवाल करने के लिए हमको अपना सवाल रेडी करके ले आना है कि वहाँ के लोगों का जनसंख्या कितना है, वहाँ के लोग किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं, वहाँ पे खेती किस प्रकार की होती है, ठीक, वहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं तो क्यों, ना प्रकृति में उनका लगाव क्यों है, जैसे बहुत सारे सवाल हमको वहाँ पे बना के लेके जाना है, ठीक। क्षेत्र के पानी, मिट्टी, कचरे, वनस्पतियाँ, पत्थरों का नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज़ की थैली और ढक्कन वाला डब्बा, ठीक। क्षेत्र का जो मान लो जो पानी हो गया, मिट्टी हो गया, कचरा हो गया, ठीक है, ये सब इकट्ठा करने के लिए क्या करना है, कागज़ की थैली या ढक्कन वाला डब्बा हमको लेके जाना है। जैसे मान लो वहाँ का हमको मिट्टी का नमूना लेके आना है या पानी का नमूना लेके आना है, तो बोतल लेके जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको लेके जानी है। कागज़ की थैली से लेकर ढक्कन वाला डब्बा। प्रथमोपचार पेटी, मान लो कि यहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे घूमने गए हैं, किसी लड़के ने मस्ती की, किसी विद्यार्थी ने क्या किया, शरारत किया, चोट लग गया, तो उसके लिए प्रथमोपचार पेटी लेके जाना है। क्षेत्र अध्ययन के रास्ते में आने वाले दृश्यों का अवलोकन। क्षेत्र अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो हमको रास्ते में बहुत सारे दृश्य दिखते हैं, भू आकृति दिखेगा, यानी कि वहाँ का मतलब वो पठारी प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, किस तरह का प्रदेश है, जलाशय कैसे, वहाँ के तालाब छोटे हैं बड़े हैं, वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं, क्योंकि जब हम लोग रेगिस्तानी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ कटीली वनस्पतियाँ मिलती हैं, ठीक। जब हम लोग सदाबहार वन में जाते हैं तो वहाँ पे सागौन ये सब के पेड़ दिखते हैं, तो वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं। और अगला है मृदा, यानी कि मिट्टी, तो मिट्टों का भी तो बहुत सारा प्रकार होता है ना, चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। कृषि, वहाँ के लोग किस प्रकार की खेती ज़्यादा करते हैं, वहाँ के लोग जैसे मैंने बोला यूपी बिहार महाराष्ट्र में जाकर देखोगे तो वहाँ पे लोग गेहूँ चावल गन्ना उगाते हैं। आसाम में जाओगे तो लोग चाय की खेती ज़्यादा करते हैं। जम्मू कश्मीर मनाली में जाओगे तो वहाँ पे सेब का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो कृषि का भी अलग अलग प्रकार है। मानव अधिवास, अगला हमारा मानव अधिवास। तो मानव का बस्ती किस प्रकार का है, जिसमें हमने लोगों ने पिछले कक्षा में 8वीं में हमने पढ़ा था कि मानव का अधिवास कैसे होता है, और 7वीं में पढ़ा था कि अधिवास कैसा होता है। बर्फीले एरिया में लोग क्या करते हैं, इग्लू में रहते हैं। जंगलों वाले एरिया में लोग क्या करते हैं, लोग ट्री हाउस बना के रहते हैं, पेड़ के ऊपर घर बना के रहते हैं, ठीक। कहीं पे लोग खपरेल का घर बना के रहते हैं, तो कहीं लोग पक्की मिट्टी घर बना के रहते हैं, कुछ लोग पक्की इमारतों में रहते हैं। अधिवासियों का प्रतिरूप कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको रास्ते में दिखेंगी, हमको उसका अवलोकन करना है। अगला है भू आकृति। मैंने आपको बोला अभी हमने जो पॉइंट पढ़े हैं ना भू आकृति, वो सबका देखो भू आकृति कैसा कैसा है।
भू आकृति में देख लो, कहीं पे देख लो हरियाली ज़्यादा है, यहाँ पे कोई समतल ज़मीन है, तो कहीं पे देख लो रेगिस्तानी एरिया है, कहीं पे पठारी एरिया है, पहला वाला पठारी एरिया है, दूसरा रेगिस्तानी एरिया है, तीसरा समतल एरिया है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं हमको भू आकृति वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तरी पर्वत हो गया, विशाल मैदान हो गया जो बहुत बड़ा फैला हुआ मैदान है, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, इसे ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तटीय मैदान हो गया यानी कि समुद्र के तट वाला मैदान, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं भू आकृति में। जलाशय, जलाशय में हम लोग जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं तो उज्जैनी बांध का जलाशय हो गया, नलदुर्ग स्थित नलदुर्ग में जो नर्मदा जलप्रपात है, नायगारा जलप्रपात है भारत देश में, सिंहगढ़ से देखने वाला खड़कवासला जलाशय हो गया। ये सारे जलाशय का प्रकार देखो, ये जो जलाशय है ना, देखो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जलाशय क्या है, यहाँ इस समतल प्रदेश में पाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार जैसे एरिया में पाया जाता है। ये देखो ये सब नायगारा जलप्रपात जैसा है। तो ये सारे चीज़ें जो है, और ये देखो जो सीपू पंप देखो जो लगा हुआ है, ये क्या है, ये तटीय प्रदेश का जो जलाशय है, तटीय प्रदेश में ऐसा जलाशय होता है। तो जलाशयों के भी अलग अलग प्रकार हैं जिसका मैंने इसमें चित्र में मैंने अवलोकन किया है। वनस्पतियाँ कैसी कैसी होती है देख लो, शुष्क क्षेत्र की वनस्पतियाँ देख लो, नागफनी, बबूल, कैक्टस जैसी होती हैं। फिर नीचे सागौन का है। तो अलग अलग प्रदेशों में आप जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। बाकी सब जगहों पर देख लो, जो समतल एरिया है, सदाबहार वन वाला एरिया है, वहाँ पे वनस्पतियाँ कितनी अच्छी अच्छी, कितनी ज़्यादा हरियाली है। अगला है मृदा। तो मिट्टी का प्रकार कैसे कैसे होता है देख लो। पहला जो है पठारी प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पे लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी या फिर पठारी मृदा ज़्यादा पाई जाएगी। फिर आप उसके नीचे वाला देख लो, इस नीचे वाला भाग में दोमट मिट्टी, ठीक, दोमट मिट्टी ज़्यादा पाया जाएगा, यानी कि उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। बाजू में देखो ये मृदा है, फिर उसके नीचे रेतीली मृदा है, उसके बाजू में काली मृदा है। तो ये सब मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो है ना काली मृदा पाई जाती है, इसके लिए महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है। अब देख लो खेती का प्रकार मैंने बोला, देखो देखो कहीं पे गेहूँ उगा रहे हैं, कहीं पे चाय उगा रहे हैं, ठीक। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। जो कहीं पे गन्ना उगा रहे हैं, तो प्रदेश के मृदा के आधार पर जो होता है हम लोग वहाँ पे खेती करते हैं, क्योंकि हर मिट्टी हर चीज़ पे सूट नहीं करता है, ठीक। मानव का अधिवास किस किस प्रकार का होता है? तो मानव का अधिवास देख लो, कहीं पे मानव का अधिवास हम लोगों ने पढ़ा है कि कहीं पे लोग कम मात्रा में रहते हैं, कहीं पे लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। शहरों में जाओगे तो बाजू एक के बाद एक के घर, एक के बाद एक घर, एक के बाद एक घर रहता है। कुछ प्रदेशों में देखो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, देखो ये जो बीच में है। फिर उसके बाजू में जो मिट्टी की छत वाला घर है, सड़क और दुकानें देखो, ये सब ये सब जो है पक्की इमारत है। तो ये सब घर के प्रकार है जो मैंने क्या किया, मैंने बस्ती का प्रकार मैंने इसके अंदर मेंशन किया है। कारखाने, ठीक। तो अगर जैसे कोई सवाल अगर आता है, ठीक है, कि उस सवाल में कैसे मान लो हमने पूछ लिया कि कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए कौन कौन सी प्रश्नावली तैयार करनी है। जैसे मान लो जैसे देख लो कारखाने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कच्चा माल लेके आते हैं, कच्चे माल को लोग क्या करते हैं कारखाने में डाल के उससे पक्का माल तैयार करते हैं। तो अगर अब मैंने बोला कि कारखाने में अगर हमको क्षेत्र अध्ययन जाना है तो मैं बोलूँगा उसके लिए प्रश्नावली तैयार करो। प्रश्नावली मीन्स की सवाल तैयार करो। तो उसके लिए आपसे कुछ सवाल तैयार करने होंगे। तो पहला सवाल अब क्या तैयार करोगे, पहला सवाल हमारा होगा उस सामने वाले से जो उसका मालिक रहेगा, फिर जो वहाँ पे जो मैनेजर रहेगा जिससे हम लोग मिलने जा रहे हैं क्षेत्र अध्ययन के लिए। तो हमारा पहला सवाल क्या रहेगा कि इस कारखाने की स्थापना कब हुई। दूसरा, कारखाने में किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि कारखाने में जानते हो दूध से लेकर जाम से लेकर हर चीज़ का, मोबाइल फ़ोन से लेकर हर एक चीज़ का उत्पादन होता है। कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितने कर्मचारी काम करते हैं। कारखाने की वस्तु के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कारखाने अगर मैंने बोला कि शक्कर बनाना है, शक्कर के लिए कौन से माल की जरूरत पड़ेगी, गन्ने की, क्योंकि गन्ने से बनता है ना, ठीक। तो वैसे ही हर चीज़ के उत्पादन का मैं बोला जाम, अगर जाम का उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, अलग अलग तरह के फ्रूट लगेंगे। तो हर सामान के उत्पादन के लिए अलग अलग सामान, अलग अलग चीज़ों से उसका उत्पादन होता है, अलग अलग कच्चा माल लगता है।
कारखानों की वस्तु के उत्पादन के कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है? अब हमको मालूम चल गया कि गन्ना, तो गन्ना कहाँ से लाया जाता है? सोलापुर से लाया जाता है, नांदेड़ से लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है? कारखानों में उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है? जो कारखानों में जो पक्का माल है वो बेचने के लिए हम लोग कहाँ बेचते हैं? बड़े बाज़ार में बेचते हैं, ठीक, या फिर शहर में बेचते हैं, कि हम लोग गांव के लाला लोगों को बेच देते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं। कारखानों के श्रमिकों के लिए सुरक्षा के लिए कौन सी सावधान रखी जाती है? जैसे आपने देखा तो बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, जैसे किसी का आप लोग न्यूज़ सुनते रहोगे कि किसी का हाथ कट जाता है, कोई जान गंवा देता है इन कारखानों में काम करते करते। तो हम अगला सवाल उनसे पूछेंगे कि आप लोग ये जो मजदूर हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो श्रमिक लोग हैं, आप उनके लिए सुरक्षा के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? या किसी और चोट लग गया उसमें, कोई अपना हाथ गंवा दिया, तो आप उसके बदले में आप उसको क्या कंपनसेशन देते हो? ये सारी चीज़ें। पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए कौन से उपाय किए आपने किया है? क्योंकि जानते हो कारखानों में क्या होता है, लोग अपना सामान को उत्पादन कर लेते हैं और जो उसके अंदर जो खतरनाक रासायनिक वायरस रहता है, रेडियोधर्मी पदार्थ रहता है, उसको लोग क्या करते हैं, नदियों में नालों में छोड़ देते हैं, जिससे आगे चल के बीमारी फैलती है। तो हम उनसे अगला सवाल पूछेंगे कि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए आप लोग कौन कौन से उपाय करते हो। अगला, क्षेत्र अध्ययन में कचरा व्यवस्थापन। हम लोग किसी जगह पर घूमने के लिए गए तो वहाँ पे कचरे का व्यवस्थापन कैसे होता है? इस समय सोलापुर में चला गया तो सोलापुर में कचरे का व्यवस्थापन के लिए कैसी व्यवस्था है? वहाँ पे लोग देखो, यहाँ पर अलग अलग चित्र है, मैंने बीच में डस्टबिन बनाया है, और बाकी सब जगहों पे देखो, कार के अंदर देखो कचरा पेटी रखा हुआ है, एक प्लास्टिक इसमें लोग कचरा रख रहे हैं, कहीं पे कचरा पेटी है। तो जंगली एरिया में या फिर कुछ जगहों पे देख लो जो लोगों ने खुले खुले में फेंक दिया है, नीड्स टू दिस, ठीक है। जैसे आदमी लोगों ने क्या किया, जिसमें एक लेडीज़ है, उसने क्या किया है, उसने एक रास्ते में एक कचरा फेंक दिया। अब उसको देख के बहुत सारे लोगों ने कचरा फेंक दिया, जैसे देख लो रोड पे जो फैला हुआ है। तो वही हम लोग वहाँ पे जाकर देखेंगे कि यहाँ पे कचरे का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। तो हम वहाँ पे जो है, जिससे कुछ मुद्दे हमारे सामने आएंगे। पहला, क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का थैली साथ में ले जाना है। जैसे मान लो किस जगह पे घूमने जा रहे हैं क्षेत्र अध्ययन के लिए, तो हम वहाँ का पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने साथ कचरे का बहुत बड़ा थैली लेके जाएंगे। हम यह सावधानी रखेंगे कि क्षेत्र अध्ययन में जो है ना, सम्मिलित जो व्यक्ति हैं उनमें से कोई भी कचरा ना फेंके। जैसे मैंने बोला, हम किसी जंगल में किसी जगह लोग घूमने के लिए गए हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा कि हमको कचरा नहीं फेंकना है कहीं पर भी। हम लोग वहाँ पे पहले से हम कचरे का थैली लेके जाएंगे कि हमने कुछ बिस्किट खाया है, चिप्स खाया, कुछ भी हमने खाया है अपना सामान, हम उसको उस कचरे के थैली में रखेंगे। क्षेत्र अध्ययन के समय में उपयोग में लाई गई थैलियाँ, प्लेट, खाद्य पदार्थों के आवरण, शेष पदार्थ, ये जितनी भी चीज़ें हमको क्या करनी है, इकट्ठा करनी है। संबंधित क्षेत्र में जानकारी पट, पथनाट्य, सूचना पट आदि साधनों द्वारा स्वच्छता के विषय में जनजागरण उत्पन्न करेंगे। हम संबंधित क्षेत्र में अगर हम किसी जगह पर गए हैं, वहाँ कचरा ज़्यादा फैला हुआ है, हम क्या करेंगे, उस कचरे का हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। हम लोगों को एक सीख देंगे कचरा इकट्ठा करके कि हाँ, कि आप लोग कचरा नहीं करना है, क्योंकि कचरे से क्या होता है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पट होता है हम लोग पेपर पे लिखे रहेंगे, बोर्ड पे लिखे रहेंगे। पथ नाट्य हो गया, हम लोग वहाँ पे रास्ते पे एक नाटक करेंगे ताकि लोग वहाँ, मतलब एक हम ड्रामा करेंगे ताकि लोग समझ सकें कि साफ़ सफाई का क्या महत्व है। हम लोग के अंदर क्या करेंगे, सूचना पट के द्वारा हम लोग जन जागरण उत्पन्न करेंगे स्वच्छता के लिए। संबंधित क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, कचरा व्यवस्थापन के लिए उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार साक्षात्कार द्वारा संपर्क करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र के जो सरकारी अधिकारी हैं, वहाँ जगह कचरा कुछ फैला है, उन्होंने कुछ अच्छे से, वहाँ के BMC ने या जो वहाँ का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसने अच्छे से काम नहीं किया, हम शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार उन्हें पत्र लिखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद से अगर जैसे मान लो मेरे खुद के कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें थी हमारे सेशन के अंदर जो थी इम्पोर्टेंट जो मुद्दे थे, मैंने इसके अंदर मैंने आपको मेंशन करके बता दिए। ये क्षेत्र अध्ययन के लिए सारी चीज़ ज़रूरी होती हैं कि क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है, क्या क्या सामग्री लेके जाना है, ठीक, हम किस बात का ध्यान रखेंगे, हम कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ठीक। तो अब जैसे मान लो मैंने बोला आपको मैंने बोला कि एक क्षेत्र अध्ययन के बारे में जो आपके बुक में लिखा है, मैं अब आपको उसके बारे में बात करता हूँ। हमारे बुक में क्या लिखा है कि हम लोग को नल दुर्ग से सोलापुर की ओर जाना है, ठीक है। तो एक शिक्षक है और कुछ विद्यार्थी हैं जो शिक्षक उनसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं,
और वो लोग सवाल कर रहे हैं शिक्षक से, शिक्षक उनको आंसर दे रही हैं। तो इसके अंदर जो कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपको टॉपिक में मेंशन कर देता हूँ कि जैसे मान लो हम किसी जगह पे हम लोग अध्ययन के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ के भू आकृति, जलाशय, वनस्पतियाँ, मृदा, ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको रास्ते में दिखती हैं। ठीक, हम किसी जगह पर जाते हैं तो अलग अलग जगहों का जो होता है अधिवास अलग अलग होता है। कुछ जगहों पे लोग एक रेखा में घर होता है, तो कहीं पे जो घर होता है दूर दूर होता है, वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से। ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया इस पूरे पार्ट में, इस पूरे मैंने, क्योंकि इस पार्ट में जो है ना, एक तरीके से एक नाटक है, एक ड्रामा है। एक टीचर कैसे अपने बच्चों से बात कर रही है, ये ड्रामा द्वारा एक ड्रामा द्वारा जो है बताया गया है कि एक शिक्षक कैसे अपने विद्यार्थियों को कैसे वो नलदुर्ग से सोलापुर तक वो क्षेत्र अध्ययन के लिए लेके गई है, और बच्चों को कैसे कैसे जगहों को उन्होंने सिंगड़ का प्रवेश द्वार दिखाया है। सिंगड़ देखने के लिए खड़क वाला जलाशय, चट्टानें, देवंटकी, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो इस पार्ट में शिक्षक ने क्या किया, उन बच्चों को उस जगह को घुमाया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपके जिससे आप पूरे पार्ट का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि क्षेत्र अध्ययन क्या है, और आपको पेपर में भी ईजी पड़ेगा। अब हमारा पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।